गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेचर इन द एज ऑफ चौसर। चौसर यानी जॉफरी चौसर। इनको फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि इंग्लिश को एज प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो ऑलमोस्ट इन्होंने ही यूज़ किया था फॉर द पर्पस ऑफ लिटरेचर। हालांकि इनसे पहले भी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो पोइट्री की खास तौर पे लिखी जा चुकी थी या ओरल रेसिटेशन थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज समझ के, क्योंकि पुरानी जो बुक्स थी इससे पहले उसमें फ्रेंच लैटिन के वर्ड्स जो है उनका यूज ज़्यादा हो रहा था। इन्होंने प्रॉपर इंग्लिश को, खासतौर पे मिडलैंड इंग्लिश, खासतौर पे जो लंदन में बोली जाती थी, उसका यूज करके पहली बार जो है वो पोइट्री और बाकी जो है वो बुक्स जो है वो लिखी। तो इसीलिए इनकी जो ये एज है, ये यानी ये जो वक्त है, खास तौर पे 1350 से 1400, इसको एज ऑफ चौसर कहा जाता है, यानी इन्हीं के नाम पे इस दौर का नाम पड़ा। तो एज ऑफ चौसर क्या है कि इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है जो कि 14th सेंचुरी के हाफ में था, 1350 से 1400। ये सेंट्रल प्लेस जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रखता है, क्योंकि इसमें मेडिवल लिटरेरी ट्रेडिशन से जो है वो हम देखते हैं कि वो ट्रांजिशन हुई, उसमें चेंज आई। और ख़ास तौर पे इससे पहले जो है वो ज़्यादातर राजाओं की, किंग्स की और उन चीज़ों के बारे में लिखा जाता था, और लेजेंड्स के बारे में और फैंटास्टिकल लेजेंड्स के बारे में लिखा जाता था। लेकिन इन्होंने ज़्यादा जो है वो इस एज में रियलिस्टिक चीज़ों का, रियलिज्म पे बेस्ड जो चीज़ें थी उस पे जो है ज़्यादा फोकस हुआ है इस टाइम पे। और जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कई बार कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड यानी उस वक्त के दौर में, इस एज के दौर में, खास तौर पे 1350 से 1400 के बीच में क्या क्या हुआ, खास तौर पे समाजी तौर पर और पॉलिटिकल जो है तौर पे वो क्या क्या चेंजेस आई। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म होता है जिसको हम एक तरीके से जमींदारी भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक जमींदार, बड़ा जमींदार जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो और वो अपने आगे लोगों को लगा ले काम करने के लिए कि जो उसकी जमीन को जोतें, जमीन पे फसल उगाएं और फिर उसको उगा के दें। तो ये, हालांकि ये कई हजार सालों से ये चल रहा था, लेकिन यहाँ आते आते इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन यानी ये कम होता स्टार्ट हो गया। और इसके हमें इस तरीके के हमें कैरेक्टर जो हैं वो कैंटरबरी टेल्स में मिलते हैं, जैसे जब मर्चेंट था या फ्रैंकलिन। उसके बाद दूसरा एक हिस्टोरिकल, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो है वो यहाँ पे इवेंट हुआ, द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जो है एक प्लेग था, प्लेग यानी जिसको हैजा बोलते हैं। उस वक्त जो है ये ऐसी बीमारी थी बड़ी डेडली कि जिसको लग जाती थी वो मर जाता था। खास तौर पे चूहों से जो है इसकी इन्फेक्शन होती थी। ये बड़ा ही डिवास्टेटिंग था, बहुत बड़ा जो है लार्ज पोर्शन ऑफ इंग्लैंड जो है की पॉपुलेशन को इसने मारा, खत्म कर दिया। और पाइल्स प्लोमेन में जो है वो हमें दिखता है इस प्लेग के बारे में जिक्र, कैंटरबरी टेल्स के। उसके बाद आता है द पेजेंट्स रिवोल्ट। पेजेंट्स रिवोल्ट यानी, पेजेंट का मतलब होता है किसान, वो किसान जिनके पास अपनी जमीन ना हो उनको हम बोलते हैं पेजेंट्स। इनका रिवोल्ट, रिवोल्ट यानी बगावत हुई 1381 यानी 1381 में। और हमें उसी से दिखता है कि कैसी उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही थी, खास तौर पे जमींदारों के हाथ में। तो उसकी वजह से इन लोगों को जो है वो क्या करना पड़ा, रिवॉल्ट यानी बगावत करनी पड़ी। लैंगलैंड जो है इसको क्रिटिसिज्म, इसकी क्रिटिसाइज करता है इसको, और खास तौर पे अपने वर्क्स में भी विलियम लैंगलैंड, और खास तौर पे अपनी स्पीचेस में भी वो रूलर्स को भी करप्ट, उसने कहा क्लर्जी को भी करप्ट कहा, और इन जमींदारों को भी, इन जो लैंडलॉर्ड थे उनको भी करप्ट कहा। उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे जो है वो समाजी जो इम्पोर्टेंट चीज थी, सोशल चीज थी या रिलीजियस चीज थी, वो थी इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। चर्च जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, यानी लोगों की लाइव्स में जो है चर्च का बहुत ज्यादा जो है वो दखल था। इवन के अगर आपको किसी, मतलब आपने गुनाह किया है, आपको माफी मंगवानी है, तो वो उसके लिए भी आप चर्च के पास जाओगे। आपने कोई गलती कर दी तो उसके लिए भी आप चर्च से जो है वो माफीनामा लाओगे।
और आपने शादी करनी है तब भी चर्च, और बहुत सारी चीजें जो है चर्च के हाथ में थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चर्च जो है वो करप्ट हो गया। चर्च होता है बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स में मस्जिद और मदरसे का सिस्टम है, हिंदूज में टेम्पल्स और धर्मशालाज और अखाड़ास का सिस्टम है, तो इस तरीके से क्रिश्चियंस में चर्च का सिस्टम है। कैंटरबरी टेल जो कि जॉफरी चौसर ने लिखी है, वो इस चीज को सैटराइज भी करती है। उसके बाद आ गया राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी इससे पहले जो है वो इंग्लैंड में नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं है, यानी लोगों में ये जो है वो माइंड में उनकी ये थॉट नहीं आया कि यार हम एक ही मुल्क के जो है रहने वाले हैं इंग्लैंड के, और हमें जो है अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। वैसे नहीं था, क्योंकि कभी फ्रेंच आके जो है उन पे हमला करते थे, कभी नॉर्मन्स नॉर्थ से आके जो है उन पे हमला करते थे, कभी नॉर्मन्स जो हैं वो उनके राजा बन जाते थे, कभी फ्रेंच उनको रूल करते थे। तो इस तरीके से उनके अंदर ये चीज नहीं आई थी, लेकिन इस टाइम पे जो है वो नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ पे पनपती दिख रही है हमें। और चौसर ने जो है वो कैंटरबरी टेल्स को डेलिबरेटली इसीलिए लिखा क्योंकि वो भी यही चाहता था कि इंग्लैंड की एक अपनी आइडेंटिटी हो, जिसमें ना फ्रेंच का दखल हो फ्रांस का, और ना ही लैटिन का दखल हो, और ना ही नॉर्थ वाले यानी नॉर्मन्स का दखल हो। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी जो इसमें लिटरेचर के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर ऑफ एज ऑफ चौसर, यानी एज ऑफ चौसर में जो कुछ लिटरेचर लिखा गया उसकी क्या खासियत थी, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहला है यूज ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये आपको एकदम से याद रखना है कि यूज ऑफ मिडिल इंग्लिश ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक यानी इसकी खासियत है। यही वो चीज है जो एज ऑफ चौसर के लिटरेचर को इससे पहले वाले लिटरेचर से और इसके आगे आने वाले लिटरेचर से जो है वो अलग करती है। मिडिल इंग्लिश इंग्लिश का यूज हुआ, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खास तौर पे जो जॉफरी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी तो उसमें जो है वो मिडिल इंग्लिश का यूज हुआ। मिडिल इंग्लिश का मतलब ये हो गया, एक तो मिडिल एजेस की इंग्लिश भी है, प्लस मिडलैंड जो लंदन था, जो सेंट्रल पार्ट था इंग्लैंड का, उसकी इंग्लिश है। और खास तौर पे फेमस लाइन है इसकी, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शोर सूट, these lines display the richness and musical quality of middle English poetry। उसके बाद एक खासियत ये होगी इसके लिटरेचर की, इसके टाइम की याद रखनी। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर ऑफ एज ऑफ चौसर, या व्हाट राइट अ नोट अबाउट द लिटरेचर इन एज ऑफ चौसर, या द लिटरेचर रिटन इन द एज ऑफ चौसर और द पोइट्री रिटन इन द एज ऑफ चौसर। तो उसमें आपको नंबर 1 पे ये लिखना है कि मिडिल इंग्लिश का इसमें यूज हुआ। दूसरी इसकी खासियत थी इस लिटरेचर की, इस अदब की, इस साहित्य की, वो थी रियलिज्म। यानी इससे पहले जो है वो मॉन्स्टर्स की, ड्रैगन्स की, इन सब चीज़ों की, जैसे बेओवुल्फ जो है हम देखते हैं जो अर्ली इंग्लिश लिटरेचर में इससे पहले, तो वो भी जो है वहाँ पे भी ड्रैगन्स का, मॉन्स्टर्स का जो है वो जिक्र है। लेकिन यहाँ पे रियलिज्म जो है वो हमें दिखती है, खासतौर पे जैसे कैंटरबरी टेल्स में हर इंसान उस टाइम का जो तबका था, सोसाइटी थी, उसमें कैसे कैसे लोग रहते थे, उन सब का हमें एक रिप्रेजेंटेशन वहां मिलता है। उसके बाद तीसरी खासियत थी इस लिटरेचर की, इस एज के, वो थी ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब हो गया कि इसका फोकस था ह्यूमन इमोशंस पे, साइकोलॉजी पे और वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस पे, जैसे कि ट्रायलिस एंड क्रीसीड, ठीक है, ये भी चौसर ने लिखी है। उसमें थीम ऑफ लव, जेलसी, बिट्रेयल वगैरह का जिक्र है। उसके बाद अगली जो इसकी खासियत थी इस लिटरेचर की, वो थी सैटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म। सैटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म, सैटायर का मतलब होता है किसी पे तंज करना, और सैटायर एज अ अगर जॉनरा हम देखें लिटरेचर में, तो ये हम कई बार, ये आपने लिटरेरी टर्म्स में भी याद किया हुआ है कि जब किसी चीज को हम रिडिक्यूल करते हैं राइटिंग में, जिसका मतलब उसको गलत बोलते हैं और कई बार उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको हम सैटायर कहते हैं। तो सैटायर भी जो है इस एज में बहुत यूज हुआ, आयरनी यूज हुई, और सोशल क्रिटिसिज्म, यानी जैसे हम कैंटरबरी टेल्स को देखते हैं
तो वहाँ पे भी हमें दिखता है कि चौसर ने कैसे सोसाइटी के अलग-अलग तबकों, अलग-अलग लोगों को जो है वो सैटाराइज़ किया है। जैसे द वाइफ ऑफ बाथ को जो है वो उसने तंज़ किया है कि वो जो है इससे पहले 5 हस्बैंड्स उसके हो चुके हैं और उस टाइम की कुछ ऐसी औरतें थी जो कि ऐसा करती थी। और उस टाइम और अगर हम पार्टनर की अगर देखें या चर्च के जो है किसी एक मॉन्क इसमें जो है वो उसका जिक्र है। हालांकि मॉन्क जो है वो साधु होते हैं, लेकिन उस मॉन्क का चौसर ने बताया हुआ कैसे कि वो दुनियावी चीजों में कैसे खोया हुआ था। तो ये उसका सैटायर था और सोशल क्रिटिसिज्म था, और बाकी राइटर्स ने भी ऐसा किया। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, यानी इस लिटरेचर को हम जब पढ़ते हैं इस टाइम के, तो अलग अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल्स में नाइट्स को, प्रीस्ट को, मर्चेंट्स को, डॉक्टर्स को, पेजेंट्स को और क्राफ्ट्समैन को किया है, और बाकी राइटर्स ने भी लिखा है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर। इस टाइम पे बहुत सारी चीजें जो हैं इटालियन और फ्रेंच लिटरेचर से बोरो की, चौसर ने की और बाकी राइटर्स ने भी की। खास तौर पे जैसे चौसर जो है इन्फ्लुएंस था इटालियन राइटर से, जैसे दांटे एलिगेरी और बकाचो और जियोवानी बकाचो, इनसे जो है वो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये खुद जो है इटली में जा चुका था और काफी देर वहां रह चुका था, तो वहां से बहुत सारी चीजें इसने जो है वो जो है बोरो की। उसके बाद एलिगरी एंड ड्रीम विजन। इस लिटरेचर में हमें एलिगरी का मतलब होता है कि जब हम नॉन पर्सन इंटाइटीज को या एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को एक पर्सन की शक्ल देके, कैरेक्टर की शक्ल देके, तो उसमें हम कोई नॉवल या कोई ऐसी स्टोरी लिखें तो उसको हम एलिगरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लव और हेट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं। अब हम आपको एक नॉवल लिखें या स्टोरी लिखें जिसमें हम लव जो है वो एक कैरेक्टर बनाएं, एक लड़के को दें, एक लड़के का उसका नाम ही लव रखें, और जो है वो दूसरा जो है वो हेट का बनाए। जैसे हमने उस एवरीमैन प्ले में किया था, वहां पे डेथ का अपना एक करेक्टर है, ठीक है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का, फेलोमैनशिप का, डी गुड डीड्स का अपना कैरेक्टर थे ना, तो वो क्या थे, वो एलेगरी थे। वो एलेगरी वाला वर्क था, वही एलेगरी जो है वो इसमें यूज हुई है यहाँ पे भी। और ड्रीम विजन का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे इसमें वर्क्स थे जिनके अंदर जो करेक्टर हैं वो कोई ड्रीम देखते हैं और ड्रीम में वो कोई विजन देखते हैं और वही वो लिखते हैं। इस तरीके से उसमें लिखा है। जैसे बुक ऑफ डचेस है, पायर्स प्लोमन है, ये सब इन्हीं टेक्निक्स का यूज करते हैं। मेजर ट्रेंड्स इस एज की हमने पढ़ लिया। रियलिज्म पहले ही पढ़ लिया कि रियलिज्म था इस एज में, इसकी लिटरेचर में। उसमें जॉफरी चौसर जो है वो लिखते हैं रियलिज्म पे। जैसे उस टाइम के जो असली कैरेक्टर्स होते थे सोसाइटी में उनके बारे में लिखा है। विलियम लैंगलैंड ने यूज किया है प्रायर्स प्रोमन में, और बाकी सारी चीज़ों में ह्यूमनिज्म, सटायर, ये सब लगभग वैसे ही हैं। सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से। एक और जो है हमने जो पीछे नहीं पढ़ा था वो था कोर्टली लव ट्रेडिशन। जो कोर्टली लव यानी जैसे लड़का जो है वो लड़की को जाके जो है उससे बात करता है, उससे शादी करने के लिए वो दोनों क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इसको हम कोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेडिशन भी इस लिटरेचर में यूज हुई है, जैसे जॉफरी चौसर ने यूज की है। रिलीजियस और मॉरल लिटरेचर भी जो है यहाँ देखने को हमें मिला, जिसमें हम देखते हैं कि जॉन विकलिफ जो है ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बाइबल की। जोलिन ऑफ नॉर्वी के, उन्होंने भी जो है वो रिलीजियस राइटिंग लिखी, जैसे कि रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव। विलियम लैंगलैंड जो है उनका जो ये पायर्स प्लोमेन है, ये भी एक रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी मजहबी क्रिश्चियन टेक्स्ट है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और इस टाइम में क्या था, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। यानी इससे पहले बेसिकली क्या था कि ज्यादातर जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, या इवन के बाइबल भी लिखी लिखी हुई थी, या बाइबल या क्रिश्चियन या रिलीजियस टेक्स्ट भी लिखे जाते थे, वो या तो लैटिन में लिखे जाते थे, लैटिन को क्योंकि बड़ी हाई लेवल की लैंग्वेज माना जाता था, या फ्रेंच में लिखे जाते थे, इंग्लिश में नहीं। लेकिन इस दौर में क्या हुआ कि इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देने जो है वो लोगों ने स्टार्ट कर दी, और इन्होंने कहा यार क्यों नहीं हम अपनी जो है वो लैंग्वेज में लिखें।
जैसे उर्दू के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उर्दू में शायरी या लिखने से पहले शायरी जो है खासतौर पे फारसी पर्शियन में लिखी जाती थी, क्योंकि उर्दू को बड़ा लो लेवल की लैंग्वेज माना जाता था। लेकिन कुछ राइटर्स ने क्या किया, उर्दू को जो है अपनाया और फिर जो है उर्दू को हाई लेवल पर पहुंचाया। वैसे ही इंग्लिश के साथ भी हुआ कि इंग्लिश को पहले लो लेवल की लैंग्वेज माना जाता था। ये आम इंग्लैंड के जो आम लोग होते थे ये तो इंग्लिश में बात करते थे, लेकिन जो किंग या किंग के जो कोर्ट होती थी उसमें जो है फ्रेंच खास तौर पे या लैटिन जो है वो चलती थी, क्योंकि इंग्लिश को लो लेवल का निचली जो है वो लैंग्वेज माना जाता था। लेकिन इस एज में क्या हुआ कि लोगों के अंदर ये एक कॉन्शियसनेस आ गई कि नहीं, हमें अपनी लैंग्वेज जो है वो अपनानी है, हमारी लैंग्वेज जो है वो किसी से कम नहीं है। उसके बाद है मेजर राइटर्स ऑफ द एज, जो बड़े राइटर्स हैं इस एज के, वो नंबर वन पे है जॉफरी चौसर। 1340 में पैदा हुए, 1340 में एंड 1400 में इनकी डेथ होगी। इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इतना काम किया है इस एज में कि ये एज ही इन्हीं के नाम से पड़ गई। ठीक है। लंदन में पैदा हुए थे और ये रॉयल कोर्ट में जो है वो सर्व किया है इन्होंने, बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे, जैसे कि डिप्लोमेट हुआ, कस्टम ऑफिसर हुआ। फिर ये फ्रांस गए, फ्रांस के बाद इटली गए। ठीक है। और वहां पे जो है इन्होंने अलग अलग जो है राइटर्स के जो है वर्क्स पढ़े, जैसे पेट्रार्क, डांटे। अब जो हम सोनेट पढ़ते हैं ना वो पेट्रार्क से आया है। डांटे एलिगेरी के पढ़े, बकाचियो के पढ़े। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म किया मिडिल इंग्लिश में, ताकि इसमें जो है वो इक्वल लेवल की लैटिन और फ्रेंच के लेवल की पोएट्री लिखी जा सके। तो चौसर का कैरियर जो है वो लगभग 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है। इम्पॉर्टेंट है राइटर, इसलिए हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला है फ्रेंच पीरियड, जिसमें ये जो है फ्रांस भी गए थे, प्लस फ्रेंच ट्रेडिशन और फ्रेंच पोइट्री से इन्फ्लुएंस थे। उसी इन्फ्लुएंस पे आके इन्होंने द बुक ऑफ डचेस लिखी थी। उसके बाद है दूसरे नंबर पे द इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड वो है जिसमें ये इटली गए और इन्होंने डांटे, पेट्रार्क और बकाचो के जो है वो वर्क्स पढ़े, उनसे इन्फ्लुएंस हुए। उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने जो वर्क्स लिखे वो थे ट्रायलस और क्रेसीड, द हाउस ऑफ फेम। फिर तीसरा जो पीरियड आता है वो है इंग्लिश, यानी इन्होंने दोनों जो पिछले इन्फ्लुएंस थे उनको छोड़ दिया और प्रॉपर इंग्लिश के ट्रेडिशन को अपना लिया। इंग्लिश और इंग्लैंड के ट्रेडिशन को, रिवाज को, हिस्ट्री को अपनाया। और इसमें इन्होंने लिखी द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ इंग्लिश। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, यानी इनके राइटिंग क्या क्या खासियत थी। उसमें रियलिज्म था, यानी ये वो मॉन्स्टर्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में इन्होंने नहीं लिखा, उस टाइम के जो लोग थे उनके बारे में, उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके बारे में लिखा। जैसे हमें अलग अलग करेक्टर्स मिलते हैं कैंटरबरी टेल्स में। ह्यूमर और आयरनी इनकी राइटिंग में है, मज़ा है, आयरनी है, सटायर है। ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिज्म यानी ह्यूमन इमोशंस वगैरह को भी ये दिखाते हैं। विविड कैरेक्टराइजेशन, यानी बड़ी अलग अलग और कलरफुल, विविड का मतलब होता है कलरफुल, कलरफुल कैरेक्टराइजेशन। यानी कैंटरबरी टेल्स पढ़ो तो आपको लगभग 29-30 जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग टाइप के इसमें दिखेंगे, जैसे वाइफ ऑफ बाथ है। ठीक है। नरेटिव स्किल, नरेटिव यानी लिखने का तरीका, कहानी सुनाने का तरीका इनका बड़ा जबरदस्त था। वो स्टोरी टेलिंग, जैसे कहानी सुना रहे हैं उसको साथ में सटायर को मिक्स करते थे। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि चौसर ऐसे फालतू में नहीं लिखते थे कि सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए। वो लिखते थे किसी मकसद से, और उनका मकसद था अपनी सोसाइटी को सुधारना और उसको क्रिटिसाइज करना कि उसमें क्या क्या गलती हैं। और उसमें खास तौर पे उन्होंने जो काम किया है वो है द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है। स्ट्रक्चर है कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और आपके वैसे भी सिलेबस में भी है कि इसमें जो है वो एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स होते हैं जो कि किसी जियारत या किसी श्राइन पे जा रहे होते हैं, और वो रास्ते में एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं इसके, द नाइट, द वाइफ ऑफ बाथ, द पार्टनर, द मिलर, द मॉन्क, द पार्सन। इम्पोर्टेंस इस वर्क की क्या है कि इसने उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसका रियलिस्टिक पिक्चर, यानी असल पिक्चर, असल तस्वीर जो है हम हमारे तक पहुंचाई है। अगर इन्होंने ये ना लिखी होती तो शायद हमें ये पता ना चलता कि उस टाइम के राइट जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे। और कैरेक्टर्स को बड़ी डिटेल में इन्होंने जो है हमें बताया है। बहुत सारी टेल्स जो है इन्होंने इसमें लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी जो है हमें देखने को यहाँ मिलता है। ट्रायलोस क्रेसीड भी, हमें ट्रायलोस क्रेसीड हो या बुक ऑफ डचेस हो,
उनमें भी हमें यही चीजें देखने को मिलती हैं। ट्रायलस और क्रेसीड में हमें उस टाइम का रोमांस दिखता है, खास तौर पे एक ट्रेजिक रोमांस होता है जिसमें ट्रायलस और क्रेसीड एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पा नहीं पाते और मर जाते हैं। बुक ऑफ डचेस जो है वो एक ड्रीम विजन में लिखी हुई है, यानी इसमें जो राइटर है या कहानी सुनाने वाला है वो कहता है कि मैंने ख्वाब में ये देखा, और ये लिखी थी उन्होंने जो लैंकास्टर की जो डचेस थी या लैंकास्टर की जो ड्यूक की वाइफ थी ब्लांशे, उसके लिए लिखा था। उसकी मतलब दुख में एलिजी लिखी थी, सोग मनाते हुए। उसी तरीके से इनका एक और वर्क है द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है वो क्या है, एलिगरी है और लवर मैरिज के बारे में है। ठीक है, अच्छा, चौसर की खास बात ये, सबसे खास बात ये है कि इन्होंने आगे आने वाले राइटर जैसे कि शेक्सपियर हुआ, एडमंड स्पेंसर हुए, जॉन ड्राइडन हुए या पोप हुआ, इन सबको इन्फ्लुएंस किया। दूसरे इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस टाइम के यानी एज ऑफ चौसर के, वो हैं विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड जो है वो ज्यादातर कौन सी रिलीजियस लिखते हैं, रिलीजियस जो है वो राइटिंग है इनकी। इन्होंने पायर्स प्लॉमैन लिखा जो कि एलेगरी है, ड्रीम विजन है, और इनकी आमतौर पर राइटिंग इसी जो है सेंट्रल होती है, इसी चीज के इर्द गिर्द रिलीजियस राइटिंग ये करते हैं। और इनको सिंपैथी थी कॉमन पीपल के लिए, इसलिए जो है इन्होंने इसमें जो रिवॉल्ट था पेजेंट का उसमें भाग भी लिया, उसमें हिस्सा भी लिया। जॉन गोवर हैं 1330 से 1408। इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं कॉन्फेंशियो मेंटिस, वॉक्स लेमेंटिस और स्पेकुलम मेडिएंटिस। कैरेक्टरिस्टिक इनकी खासियत इनकी राइटिंग की ये है कि ये मॉरल और डायडेक्टिक टोन में लिखते हैं। मॉरल यानी कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है उसमें लिखते हैं, और साथ में डायडेक्टिक टोन में यानी नसीहत देने वाली टोन में ये लिखते हैं। अब जो जो ये चीज मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ये सब मैं आपको क्योंकि उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, बट आपको लिखना ये इंग्लिश में है, इसलिए आपको इसका खुद से एक नोट जो है वो बनाना पड़ेगा जो आपको समझ आए। एक शॉर्ट नोट बना लेना इसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख लेना ताकि इसको आप वहाँ एग्जाम में लिख सको सही से। और इथिकल थीम्स जो है वो इन्होंने यूज किए हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जॉन विक्लिफ 1320 से 1384। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि ये रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो ज्यादा करते थे। इनकी राइटिंग कम है बट इनके जो प्रैक्टिकल काम है वो ज्यादा है। उस टाइम के चर्च को ये रिफॉर्म करना चाहते थे। इंग्लिश प्रोज को इन्होंने प्रमोट किया, चर्च में जो करप्शन थी उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और सबसे बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इंग्लिश बाइबल की ट्रांसलेशन को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, और इंग्लिश और इस ट्रेडिशन और इंग्लिश प्रोज को स्ट्रेंथन किया अपनी इंग्लिश बाइबल की ट्रांसलेशन से। और ये उस टाइम का ये बहुत बड़ा काम था, और इवन कि ये काम जो है ट्रीजन की तरह था, यानी एक तरीके से ये बहुत जो है वो लोगों की नज़र में उस टाइम के चर्च की नज़र में इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, क्योंकि चर्च का ये मानना था कि बाइबल जिस लैंग्वेज में है हमारे पास हम उसी में पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, और आम लोगों को बाइबल पढ़ने की या उसके ट्रांसलेशन की जो है वो जरूरत नहीं है। अब हमारे बहुत सारे मौलवी भी जो हैं वो आज आज हमें ये कहते हैं कि आपको जो है वो ट्रांसलेशन कुरान की नहीं पढ़नी चाहिए, या बहुत सारे पंडित हमें कहते हैं कि आपको गीता की, महाभारत की और वेदों की जो है वो ट्रांसलेशन खुद से नहीं पढ़नी चाहिए। तो यही वो चीजें थी जो उस टाइम कि लोग जो है इंग्लैंड में कहते थे, चर्च कहता था, जिसके खिलाफ जॉन विक्लिफ ने जो है वो ट्रांसलेशन लिखी थी। उसके बाद एक और राइटर हैं जिनका हमें नाम नहीं पहुंच पाया, ये एक राइटर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है नो नेम, यानी ये किसी का ये नाम नहीं है उनका, ये मतलब कुछ ऐसे वर्क्स हम तक पहुंचे हैं जिनका कोई राइटर का नाम जो है वो हमें नहीं मिला, यानी वर्क्स तो हमारे पास हैं लेकिन किसने लिखा ये हमें आज तक पता नहीं चला। तो एनोनिमस का मतलब होता है बिना किसी नाम के, ये किसी बंदे का नाम नहीं है, यानी जिन्होंने ये वर्क्स लिखे, जैसे कि सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये किसने लिखा हमें पता नहीं। पर्ल, ये भी हमें पता नहीं किसने लिखा। ठीक है, और ये खास तौर पे द गवाइन जो है पोइट या गवाइन जो है ये लिखने वाला,
उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि ये शिवालिक रोमांस था, सिंबलिज्म था, रिच डिस्क्रिप्शन थी और मॉरल टेस्टिंग थी। ये सब उसमें उसकी खासियत थी। अब कौन था ये पता नहीं, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकता है। तो ये यहीं तक था। थैंक यू।